हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है। हर तलवार ने इतिहास बदला है और हर साम्राज्य ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। स्वागत है आपका इतिहास में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिस्ट्री के वो राज, लेजेंड्स और अनटोल्ड स्टोरीज जो हर किसी को नहीं पता। तो चलिए वक्त के सफर पर चलते हैं। म्यूजिक गहरा, रहस्यमयी, धीरे धीरे उठता हुआ सिंथेटिक स्कोर। रात का सन्नाटा। एक ऐसी रात जो लाखों जिंदगियों के लिए कयामत का पैगाम लेकर आई थी। एक ऐसी रात जब इंसान की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उसके सबसे भयानक दुःस्वप्न में बदल गई। 26 अप्रैल 1986। चेरनोबिल। एक नाम जो अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु विभीषिका का पर्याय बन चुका है। एक अदृश्य शत्रु जिसने हवा में जहर घोला और सदियों तक अपना निशान छोड़ गया। लेकिन इस महाविनाश के पीछे का सच क्या था? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या उससे भी गहरा कोई राज? आज हम आपको बताएंगे चेरनोबिल की उस काली रात की अनसुनी कहानी, जिसके पीछे छिपी है सोवियत संघ की गोपनीयता और लापरवाही की एक कड़वी दास्तान। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब सोवियत संघ अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरम पर था। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन के प्रिप्याट शहर के पास सोवियत इंजीनियरिंग और शक्ति का प्रतीक था। इसके साथ ही बसा था प्रिप्याट, एक आदर्श सोवियत शहर। युवा इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया एक सपनों का शहर। चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क, स्कूल, अस्पताल और एक भव्य मनोरंजन पार्क। सब कुछ आधुनिक और शानदार था। यहाँ के लोग गर्व से कहते थे कि वे देश के भविष्य को रोशन कर रहे हैं। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। चेरनोबिल में इस्तेमाल होने वाले RBM के रिएक्टर पश्चिमी रिएक्टरों से अलग थे। वे न केवल बिजली पैदा करते थे बल्कि परमाणु हथियार बनाने के लिए प्लूटोनियम भी। उनकी डिजाइन में कुछ ऐसी खामियां थीं जिन्हें सोवियत सरकार ने जानबूझकर गुप्त रखा था। इन खामियों का एक भयानक नाम था पॉजिटिव वॉयड कोएफिशिएंट और कंट्रोल रॉड टिप डिजाइन। ये शब्द तब तक सिर्फ कागजों पर थे जब तक कि एक काली रात ने उन्हें हकीकत में नहीं बदल दिया। 25 अप्रैल 1986 की वो दोपहरी, जब चेरनोबिल के रिएक्टर 4 में एक खास सुरक्षा परीक्षण की तैयारी शुरू हुई। यह एक ऐसा परीक्षण था जो बिजली गुल होने की स्थिति में रिएक्टर को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। इस परीक्षण का उद्देश्य यह जांचना था कि बिजली कटने पर टरबाइन की जड़ता, इनर्शिया से पैदा होने वाली बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल आपातकालीन कोर कूलिंग पंपों को चलाने के लिए कैसे किया जा सकता है। एक सामान्य प्रक्रिया जिसे बार बार आजमाया जा चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। शाम होते होते कीव के बिजली ग्रिड से अप्रत्याशित मांग के कारण परीक्षण में देरी हुई। ऑपरेटरों को रिएक्टर की शक्ति कम रखनी पड़ी और यह देरी कई घंटों तक खिंच गई। इस दौरान रिएक्टर की शक्ति को खतरनाक रूप से कम स्तर पर संचालित किया गया, जिससे वह अस्थिर हो गया। रात के अंधेरे में शिफ्ट बदल चुकी थी। अब नियंत्रण में थे डिप्टी चीफ इंजीनियर अनातोली डियाटलो, एक कठोर और दबंग व्यक्ति जो परिणाम चाहता था, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आधी रात के बाद 26 अप्रैल की सुबह हो चुकी थी। डियाटलोव के दबाव में ऑपरेटरों ने कई सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। आपातकालीन कोर कूलिंग सिस्टम सहित कई महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों को बंद कर दिया गया। रिएक्टर को उसकी डिजाइन सीमाओं से बाहर अत्यधिक अस्थिर स्थिति में धकेला जा रहा था। परीक्षण को पूरा करने का दबाव इतना जबरदस्त था कि सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया गया। और फिर 1:23 और 4 सेकंड AM परीक्षण शुरू हुआ।
रिएक्टर की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी, नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। ऑपरेटरों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। 1:23 और 40 सेकंड AM पर एक हताश ऑपरेटर ने आपातकालीन शटडाउन बटन AZ-5 दबाया। यह उम्मीद थी कि रिएक्टर तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन यहां आया RBM के रिएक्टर के डिजाइन दोष का सबसे भयानक सच। AZ-5 बटन दबाने पर कंट्रोल रॉड के सिरे, जो ग्रेफाइट के बने थे, पहले पानी को विस्थापित करते थे। इससे कुछ पल के लिए रिएक्टर की शक्ति कम होने के बजाय और भी तेजी से बढ़ गई। यह AZ-5 प्रभाव था, एक घातक दोष जिसे गुप्त रखा गया था। और फिर 1:23 और 44 सेकंड AM, एक ऐसा क्षण जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दो भयानक विस्फोटों ने चेरनोबिल संयंत्र को हिलाकर रख दिया। पहला विस्फोट भाप का था, जिसने रिएक्टर कोर को उड़ा दिया। दूसरा हाइड्रोजन का, जिसने पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया। रात के सन्नाटे में एक अग्निदानव का जन्म हुआ था। विस्फोट की गड़गड़ाहट ने प्रिप्याट शहर को झकझोर दिया। कई लोग अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने लगे, दूर संयंत्र से उठती आग की लपटों को देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह एक सामान्य आग है। उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसे अदृश्य दुश्मन को देख रहे थे जो उनकी सांसों में जहर घोल रहा था। संयंत्र में दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। भारी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री वातावरण में फैल चुकी थी। अग्निशामक अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। उनमें से कई को घातक विकिरण खुराक मिली। वे नहीं जानते थे कि वे एक ऐसी आग से लड़ रहे थे जिसे पानी नहीं बल्कि समय बुझाएगा। प्रिप्याट के निवासी दुर्घटना के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ थे। सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सोवियत सरकार ने सच्चाई को दबाने की कोशिश की, लेकिन विकिरण की कोई सीमा नहीं होती। सैकड़ों मील दूर स्वीडन में फोर्समार्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कर्मचारियों ने विकिरण के असामान्य रूप से उच्च स्तर का पता लगाया। उन्होंने तुरंत सोवियत संघ से संपर्क किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। दोपहर तक सोवियत संघ ने दुर्घटना की पुष्टि की, लेकिन विवरण अब भी छिपाए गए। अगले दिन 27 अप्रैल को प्रिप्याट शहर का पूर्ण खालीकरण इवैक्यूएशन शुरू हुआ। लगभग 49,000 निवासियों को बसों द्वारा निकाला गया। उन्हें बताया गया कि वे केवल 3 दिनों के लिए जा रहे हैं। उन्हें अपने घरों को, अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना पड़ा। वह 3 दिन कभी नहीं आए। इसके बाद के महीनों में हजारों लिक्विडेटर्स, सैनिक, अग्निशामक, इंजीनियर, डॉक्टर को चेरनोबिल भेजा गया। ये वे नायक थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई और रोकथाम के काम में भाग लिया। हेलीकॉप्टरों द्वारा जलते हुए रिएक्टर पर रेत, बोरॉन, सीसा और मिट्टी गिराई गई ताकि आग बुझाई जा सके और विकिरण को कम किया जा सके। इनमें से कई लिक्विडेटर्स को गंभीर विकिरण बीमारी हुई और वे बाद में मर गए। वे सोवियत संघ के गुमनाम नायक थे, जिनकी कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं। दिसंबर 1986 तक विस्फोटित रिएक्टर 4 को ढकने के लिए सार्कोफेगस नामक एक विशाल कंक्रीट और स्टील संरचना का निर्माण पूरा हो गया। यह एक अस्थायी समाधान था जिसे जल्दबाजी में बनाया गया था ताकि और विकिरण को फैलने से रोका जा सके। यह ढांचा एक कब्र की तरह उस दानव को कैद कर रहा था जिसे मनुष्य ने खुद बनाया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चेरनोबिल की इस विभीषिका के पीछे के असली कारण क्या थे? क्या यह सिर्फ मानवीय त्रुटि थी या कुछ और गहरा? सच्चाई कई जटिल कारकों के मेल का परिणाम थी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था RBM के रिएक्टर डिजाइन दोष।
पॉजिटिव वॉयड कोएफिशिएंट। कल्पना कीजिए एक ऐसा चूल्हा जिसमें आप आग बुझाने की कोशिश करें और वह और तेजी से जलने लगे। आरबीएम के रिएक्टर में जब पानी भाप में बदलता था तो रिएक्टर की शक्ति बढ़ती थी, जिससे वह और अधिक अस्थिर हो जाता था। यह एक खतरनाक प्रतिक्रिया थी जो नियंत्रण से बाहर हो सकती थी, और 26 अप्रैल की रात को यही हुआ। दूसरा दोष था कंट्रोल रॉड टिप डिजाइन। आपातकालीन शटडाउन बटन AZ5 दबाने पर कंट्रोल रॉड के ग्रेफाइट सिरे पहले पानी को विस्थापित करते थे, जिससे कुछ सेकंड के लिए रिएक्टर की शक्ति में अचानक वृद्धि होती थी, न कि कमी। यह एक विनाशकारी चूक थी जिसने अंतिम विस्फोट को ट्रिगर किया। इन डिजाइन दोषों को सोवियत संघ ने जानबूझकर गुप्त रखा था और ऑपरेटरों को उनकी पूरी जानकारी नहीं थी। दूसरा प्रमुख कारण था ऑपरेटरों की त्रुटियां और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन। परीक्षण के दौरान ऑपरेटरों ने कई सुरक्षा प्रणालियों को जानबूझकर बंद कर दिया, जिनमें आपातकालीन कोर कूलिंग सिस्टम भी शामिल था। उन्होंने रिएक्टर को बहुत कम शक्ति स्तर पर संचालित किया, जो डिजाइन सीमाओं से बाहर था, और रिएक्टर को अत्यधिक अस्थिर बना दिया। परीक्षण को निर्धारित समय पर पूरा करने का अत्यधिक दबाव था, जिसके कारण सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई। यह दबाव सोवियत प्रणाली की कार्य संस्कृति का हिस्सा था, जहां उत्पादन लक्ष्यों को सुरक्षा पर प्राथमिकता दी जाती थी। और यही हमें तीसरे और शायद सबसे गहरे कारण पर लाता है, सोवियत प्रणाली की गोपनीयता और दबाव की संस्कृति। आरबीएम के रिएक्टरों के डिजाइन दोषों को गुप्त रखा गया था। सुरक्षा चिंताओं को अक्सर दबा दिया जाता था। दुर्घटना के बाद भी सोवियत सरकार ने शुरुआत में जानकारी छिपाने की कोशिश की, जिससे बचाव प्रयासों में देरी हुई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति की गंभीरता का आकलन करने में बाधा आई। यह ग्लासनोस्ट खुलेपन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन से पहले का सोवियत संघ था, जहां सच्चाई अक्सर सत्ता के गलियारों में दम तोड़ देती थी। अंत में प्रशिक्षण और सुरक्षा संस्कृति की कमी भी एक बड़ा कारण थी। ऑपरेटरों को आरबीएम के रिएक्टर के विशिष्ट खतरों और प्रतिक्रियाओं के बारे में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। संयंत्र में सुरक्षा को एक गंभीर प्राथमिकता के रूप में नहीं देखा गया था, और सुरक्षा संस्कृति पश्चिमी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में बहुत कमजोर थी। इन सभी कारणों के पीछे एक व्यक्ति था जिसने सच्चाई को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वैलेरी लेगासोव। सोवियत संघ के परमाणु ऊर्जा संस्थान के उपनिदेशक और दुर्घटना जांच आयोग के प्रमुख। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को उन्होंने सोवियत संघ की ओर से दुर्घटना के कारणों और परिणामों के बारे में सच्चाई बताई। उन्होंने सोवियत परमाणु उद्योग की कमियों को उजागर करने का प्रयास किया, हालांकि इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी ईमानदारी ने दुनिया को चेरनोबिल के भयानक सच से अवगत कराया। चेरनोबिल की कहानी में कुछ ऐसे विवरण भी हैं जो कम ज्ञात हैं, लेकिन उतने ही भयानक। दुर्घटना की रात प्रिप्याट के कई निवासी और बच्चे शहर के बाहरी इलाके में एक रेलवे पुल पर खड़े होकर जलते हुए संयंत्र को देख रहे थे। वे अनजाने में घातक विकिरण के संपर्क में आ रहे थे। यह पुल बाद में पुल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि माना जाता है कि पुल पर मौजूद सभी लोगों को इतनी अधिक खुराक मिली कि वे बाद में मर गए। संयंत्र के ठीक बगल में स्थित एक बड़ा वन क्षेत्र था। दुर्घटना के बाद इस वन के पेड़ों ने इतनी अधिक रेडियोधर्मी खुराक अवशोषित कर ली कि वे लाल भूरे रंग के हो गए और मर गए। यह लाल वन, द रेड फॉरेस्ट, आज भी दुनिया के सबसे दूषित स्थानों में से एक है। रिएक्टर की छत से अत्यधिक रेडियोधर्मी मलबे को हटाने के लिए सोवियत संघ ने जर्मनी से विशेष रोबोट मंगवाए थे। हालांकि विकिरण इतना तीव्र था कि रोबोट के इलेक्ट्रॉनिक्स विफल हो गए। अंततः हजारों लिक्विडेटर्स, जिन्हें बायोरोबोट्स भी कहा जाता था, को व्यक्तिगत रूप से मलबे को हटाने के लिए भेजा गया।
उनके इस बलिदान ने एक और बड़े विस्फोट को टाल दिया जो पूरे यूरोप को प्रभावित कर सकता था। चेरनोबिल संयंत्र के सभी शेष रिएक्टरों को अंततः 2000 में बंद कर दिया गया। दशकों बाद भी चेरनोबिल का क्षेत्र, जिसे एक एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है, मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है। प्रकृति ने इस क्षेत्र को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन विकिरण का खतरा अब भी बना हुआ है। 2016 में पुराने और कमजोर सरकोफेगस के ऊपर एक नया, अधिक सुरक्षित ढांचा न्यू सेफ कॉन्फाइनमेंट NSC स्थापित किया गया। यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है जिसे 100 से अधिक वर्षों तक रिएक्टर को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हमने भयानक गलतियां की हों, हम उनसे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। चेरनोबिल एक चेतावनी, एक सबक। यह हमें सिखाता है कि विज्ञान की शक्ति जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी उसकी जिम्मेदारी भी है। यह हमें याद दिलाता है कि जब इंसान प्रकृति की सीमाओं को चुनौती देता है तो उसे विनम्र रहना चाहिए। और यह हमें बताता है कि अंधेरे में भी सच्चाई की रोशनी हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। चेरनोबिल की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, त्रुटि, बलिदान और अंततः सच्चाई की खोज की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास को भूलना उसे दोहराने जैसा है। ऐसी ही और गहरी कहानियों और छिपे हुए सत्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आज का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इतिहास की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जुड़े रहिए इतिहास के साथ।